नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कशन करेंगे इस बार जो है 30 मार्च से लेकर के अप्रैल 5 2026 तक का जो है करंट अफेयर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के यूपीएससी सेक्शन में दिया हुआ है। डे टू डे न्यूज़पेपर बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब हम जो है वीकली जो करंट अफेयर होगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, अदर स्टेट पीएससी के पर्पज़ से, जो इंडियन एक्सप्रेस कवर किया है उसको हम कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो है पहला हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड फॉरेन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी अथॉरिटी फीमा रेपो फैसिलिटीज़। इसको अगर देखा जाए तो जैसे हमारे आरबीआई के द्वारा जो है रेपो रेट जो है डिसाइड किया जाता है, तो रेपो रेट का मतलब ये होता है कि रीपरचेस एग्रीमेंट। रीपरचेस एग्रीमेंट मतलब जो है कोई सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जाए स्टेट बैंक और आरबीआई के बीच में जो है रेपो रेट का जो है रेपो जो सिक्योरिटी होगी उसका खरीद जो है पर्टिकुलरली कुछ टाइम फ्रेम के लिए कुछ ब्याज के आधार पर होता है। इससे जो है आरबीआई लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, मैनेज करता है, और इन्फ्लेशन से जो है अगर फाइट करना है, चाहे इन्फ्लेशन को बढ़ाना है घटाना है, जो भी है उसको मैनेज किया जाता है रेपो रेट के थ्रू। सेम इसी टाइप का जो कंसेप्ट होता है अगर यूएसए का देखा जाए तो जो फेडरल बैंक है उसके से अगर हमारे किसी बैंक का, सेंट्रल बैंक आरबीआई हुआ चाहे किसी दूसरे बैंक का अगर ट्रांजेक्शन होता है, सेम उसी कंसेप्ट के आधार पे देखा जाए। बस यहाँ पर क्या होगा कि हमको डॉलर को स्टेबलाइज करना है। डॉलर के अगेंस्ट में जो है रुपीज़ का जो एक्सचेंज वैल्यू है अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो है फीमा वाला जो कंसेप्ट है, फॉरेन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी अथॉरिटी, ये जो सिस्टम है इसको जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जो है वो इंडियन सेंट्रल बैंक को सजेशन दिए हैं कि आप जो है रुपीज़ जो फॉल हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर, जिससे हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसके लिए आप जो है ना यूएस फेडरल रिजर्व फैसिलिटी के द्वारा जो है एक फीमा जो सिस्टम चलता है उसको आप कीजिए, जिससे कि जो है सिस्टम में जो है डॉलर जो है वो और ज़्यादा इन्फ्यूज हो जाए, फ्लस्ट हो जाए, हमारे सिस्टम से निकल करके ओपन मार्केट में चला जाए। होगा क्या कि मान लीजिए हमारे बैंक के पास पैसा है कैश में, यूएस डॉलर कैश में है, और हम क्या है कि इसको जो है अपना फॉरेन रिजर्व में से कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके जगह पे क्या करेंगे, इस कैश को हम फेडरल बैंक जो है यूएसए का उसको दे देंगे, उसके जगह पे एक सिक्योरिटी ले लेंगे, ट्रेजरी बिल वगैरह जो है उससे ले लेंगे। उस ट्रेजरी बिल से क्या होगा कि हमारे पास ट्रेजरी बिल आ जाएगा और सिस्टम में क्या है यूएस का डॉलर जो है वो इन्फ्यूज हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जो सिस्टम है फॉरेक्स जो है फॉरेक्स मार्केट में यूएसए की जो डॉलर है उसकी जो है सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाने की वजह से जो है जो उसका डिमांड कम होने की वजह से जो हमारा रुपया गिर रहा था वो गिरने का जो रेट है वो जो है डाउन हो जाएगा, और जो है रुपया कंपेरेटिवली जो है जितना डाउनफॉल हो रहा था उतना डाउनफॉल नहीं होगा। इसमें जो है ट्रेजरी बिल का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ओवरनाइट से लेकर के 7 डेज़ तक का जो है टाइम फ्रेम इसमें दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जब रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है, जैसे हमारा कैश और ट्रेजरी बिल का जो ट्रांजैक्शन होगा, तो उस समय जो है दे एग्री टू बाई देम बैक एट द मैच्योरिटी ऑफ द रीपर्चेस एग्रीमेंट। मतलब जो है जो सिक्योरिटी अगर जो कैश दिया गया है और सिक्योरिटी लिया गया है तो उससे बाईबैक जो है करने का एक टर्म्स होता है। और जो है सिंस द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली इन डॉलर, मतलब डॉलर में ही जो है ये ट्रांजेक्शन होगा, देयर इज नो एक्सचेंज रेट रिस्क। इसमें जो है एक्सचेंज रेट के जो है फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं होता है। थ्रू दिस एन अल्टरनेटिव टेम्पररी सोर्स ऑफ द यूएस डॉलर इज प्रोवाइडेड टू द अप्रूव्ड फीमा अकाउंट होल्डर ऑफ द ट्रेजरी सिक्योरिटी। तो इस तरीके से जो है मतलब रुपये की वॉलेटिलिटी को जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये फीमा जो है एक तरीके से रेपो रेट के ही तर्ज पे इंटरनेशनली जो है फॉरेन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी अथॉरिटी रेपो फैसिलिटीज़ जो है वो एक नया टर्म्स हमको इकोनॉमी में देखने को मिला है। नेक्स्ट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल से रिलेटेड, जिसको हम जेट फ्यूल भी बोलते हैं। जो जेट फ्यूल्स होते हैं, चाहे एटीएफ जिसको बोलते हैं, ये हमारे जो फ्लाई होती हैं एयरक्राफ्ट वगैरह जो है इंटरनेशनल चाहे नेशनल, इसका 50% जो कॉस्ट होता है ये जेट फ्यूल्स में ही आता है। हुआ क्या है कि जो इंडियन फ्लायर्स जो इंटरनेशनली जो है ईरान, इजराइल और यूएसए का वार चल रहा है, उसके चलते जो फ्यूल्स वगैरह के रेट बढ़े हैं, तो इसको कुजनिंग के लिए, मतलब उसके शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए जो इंडियन फ्लायर्स है जो जेट फ्यूल का यूज करते हैं, उसका डोमेस्टिकली जो है प्राइस एक मिनिमम बढ़ाया गया है ताकि वो डिस्टॉर्शन ना हो। जबकि जो इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो उसका प्राइस डबल हो गया है, लेकिन इंडिया में जो है थोड़ा मिनिमल बढ़ाया गया है ताकि ये डिस्टॉर्शन ना हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अगर देखा जाए तो की डेफिनेशन के हिसाब से जेट फ्यूल जो है वो एक कलरलेस कंबस्टिबल स्ट्रेट रन पेट्रोलियम डिस्टिलेट और केरोसिन बेस्ड फ्यूल है, और इसका जो है प्राइमरीली यूज किया जाता है जेट इंजन फ्यूल के रूप में, विच इज़ मोस्ट कॉमन जेट फ्यूल वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे मोस्ट कॉमन फ्यूल है एयरक्राफ्ट्स वगैरह के लिए, और क्लासीफाइड मतलब इसको क्लासीफाई किया गया है जेट A1 कैटेगरी के लिए। एटीएफ की प्राइस को देखा जाए तो इंडिया में 2001 से ही जो है इसके प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम इसको रेगुलेट नहीं करते हैं, ये मार्केट के ड्रिवन के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसका प्राइस जो है एडजस्ट होता है, एंड आर रिवाइज्ड अ मंथली बेसिस बेस्ड ऑन द फार्मूला ऑफ इंटरनेशनल बेंचमार्क। और इंटरनेशनल बेंचमार्क के फार्मूला के आधार पर जो है इसका रेट मंथली जो है रिवाइज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ई चेक से रिलेटेड।
ई चेक क्या है, जैसे कि हम चेक सिस्टम होता है उसको अगर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में ले आ दिया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा ई चेक। इट इज़ एन एफर्ट टू मॉडर्नाइज इंडियाज पेमेंट सिस्टम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो आरबीआई ने जो है इसको प्रपोज किया है इंडियन पेमेंट सिस्टम को और मॉडर्नाइज करने के लिए ई चेक सिस्टम। दिस इनिशिएटिव एम्स टू मर्ज द ट्रस्टेड वेल इस्टेब्लिश्ड फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पेपर चेक विथ एफिशिएंसी। मतलब जो ट्रेडिशनली जो चेक सिस्टम था उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, ट्रस्ट और वेल इस्टेब्लिश्ड फीचर उसमें इंड्यूस करने के लिए तो और स्पीड अप और सिक्योरिटी डिजिटल पेमेंट को और प्रमोट करने के लिए जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में जो है लाया गया है क्या चीज़ को, जो चेक का सिस्टम है वो एज इट इज़ जो है वो पेपर फॉर्म में आ जाएगा। इससे उसका क्लियरेंस जो है वो फास्ट हो जाएगा और जो इवॉल्विंग बिजनेस और कंज्यूमर्स नीड्स है उसको भी जो है सर्व करने में आसानी होगी। और एन ए चेक इज डिजिटल वर्जन ऑफ पेपर चेक। पेपर चेक का ये डिजिटल वर्जन है, क्रिएटेड एंड सेंट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एन पेपर। मतलब पेपर की बजाय जो है ऑनलाइन वर्जन में इसको सेंड किया जाएगा। और जो पेयर है, जो मतलब जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है जिसके अकाउंट से डिडक्शन होना है, वो जो है डिटेल्स को फिल करेगा, साइन करेगा और सिक्योरली जो है डिजिटल मेथड के माध्यम से जो है सेंड कर देगा किसी बैंक को चाहे पेई को। अगर किसी XYZ पर्सन को देना है या किसी बैंक में डालना है तो उसको डिजिटली जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है उसको सेंड कर देगा। जो बैंक है उसको वेरीफाई करेगा, प्रोसेस करेगा जैसे कि नॉर्मल चेक को प्रोसेस करता है, लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होने की वजह से ये फास्टर और मोर सिक्योर, पेपरलेस और इजी टू ट्रैक वाला जो है ये सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई बार्स बैंक फॉर द नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इन द रुपीज़। आरबीआई ने जो है ना, जो इंडियन बैंक है उनको जो है एक तरीके से बैन कर दिया है, बार्ड कर दिया है, रोक दिया है कि जो नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स है जो कि रुपये में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये जो है आरबीआई का एक मार्केट शिफ्ट टुवर्ड्स क्या है कि टाइटर कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को एक तरीके से टाइटली जो है कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये आरबीआई ने डिसीजन लिया है क्या कि जो आरबीआई का कंट्रोलिंग एरिया है वो इंडियन टेरिटोरी तक ही है, तो इंडिया के बैंकों को उसने बाहर कर दिया। लेकिन क्या है कि ये जो है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स जो होता है, जैसे यूएस का डॉलर हो गया और इंडिया का रुपीज़ हो गया, तो इसके बीच में जो है ना एक तरीके का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसमें क्या है कि एक फ्यूचर बेट लगाते हैं कि ये दोनों के बीच में एक्सचेंज की वैल्यू कितनी होगी। और ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिलीवरेबल, इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। ये दोनों एक दूसरे के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो है अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। ये जो डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है डिलीवरेबल होता है और जो है अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेड होता है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? जो फाइनेंशियल हब हैं वर्ल्ड के, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, दुबई, यहाँ पे जो ये ट्रेड होता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है ये अलाउ किया जाता है कि वो रुपये के जो है डायरेक्शन होता है, मतलब रुपये हो सकता है कि स्ट्रेंथन होता हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में या फिर डाउन होता हो, तो जिस डायरेक्शन में जो है रुपये का मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में बेट लगाने के लिए एक तरीके का जो है ये सिस्टम है, मैकेनिज्म है। और ये बस बेट लगाने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक्चुअल जो डिलीवरी जो है वो करेंसी की वो नहीं होती है, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द करेंसी। तो जो एनडीटी है ये क्या है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें दो पार्टियां एग्री होती हैं, फ्यूचर जो एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, रेट होना चाहिए, उसके आधार पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सेटलमेंट बाद में जो है वो जो डिफरेंस होता है उसको कैश के रूप में सेटलमेंट किया जाता है। जनरली इसको यूएस डॉलर के रूप में सेटल किया जाता है। इसमें जो मार्केट में वाइडली यूज्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हेज फंड्स हैं, ग्लोबल बैंक हैं, वो जो है इसको यूज करते हैं। और ग्लोबल बैंक हु कैन नॉट फ्रीली एक्सेस एंड प्ले अ इंडियन रुपीज़ मार्केट, जो इंडियन रुपीज़ मार्केट में जो है फ्रीली जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो जो है जो फाइनेंशियल हब है जैसे सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, दुबई, वहाँ के माध्यम से जो है इसमें प्ले करते हैं। एज वेल एज फर्म्स लुकिंग टू हेज करेंसी रिस्क, और जो करेंसी रिस्क को हेज करना चाहते हैं वैसे जो ग्लोबल बैंक हैं चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें वर्क करते हैं। तो दिस ट्रेड्स टेक प्लेस ऑफशोर, मतलब इंडिया के बाहर जो जा करके ये जो है ट्रेड टेक्स प्लेस होते हैं, जो कि आरबीआई के कंट्रोल के बाहर है। लेकिन जब आरबीआई के कंट्रोलिंग के अंदर जो इंडियन बैंक हैं उससे रिलेटेड जो है इसमें गाइडलाइंस दिया गया है। इसका एक्चुअल पर्पज़ ये है कि जो रुपीज़ का स्पेकुलेशन होता था ट्रेडिंग के रूप में, जिसके चलते इसकी वोलेटिलिटी जो है बढ़ जा रही थी, उसको जो है आरबीआई कंट्रोल करने के लिए जो है उसके मिसयूज को रोकने के लिए ये कदम आरबीआई ने उठाया। क्योंकि जो है इसका ज्यूरिसडिक्शन आरबीआई का लिमिटेड है, इसीलिए जो है जो ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं उसके ऊपर इसने इम्पोज किया है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस 2027, जो कि शुरुआत हो गया है 1 अप्रैल से। जो ये फर्स्ट फेज जो है शुरुआत होगा 1 अप्रैल 2027 से। ये क्या है? सेल्फ एनुमरेशन होगा, मतलब खुद को ही गिनना है। क्या इसमें कि
एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक ऐप के थ्रू जो है सेल्फ एन्यूमरेशन किया जाएगा। इसमें क्या है कि पीपल जो है व्यक्ति जो है डिजिटली सबमिट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द 15 डे विंडो प्रीसीडिंग द फर्स्ट फेज। तो जो फर्स्ट फेज का जो प्रीसीडिंग है 15 दिन का, उसके पहले ही जो है डिजिटली सबमिट करना पड़ेगा अपना इन्फॉर्मेशन कोई व्यक्ति। और इसके बाद जो है हाउस टू हाउस जो है काउंसलिंग, मतलब जो है जो एन्यूमरेटर होंगे वो आएंगे थ्रू द कैनवासिर मेथड। एक कैनवासिर मेथड में क्या होगा कि एक एन्यूमरेटर आएगा जो विजिट करेगा आपके घर। कोई गिनने वाला, गणना करने वाला व्यक्ति जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड को विजिट करेगा और उसके इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा एक मोबाइल ऐप के थ्रू। तो जो फर्स्ट फेज़ का जो काउंटिंग है वो 30 डे विंडो दिया गया है अप्रैल से लेकर के सितंबर 2026 के बीच में। इस बीच में जो है व्यक्ति विशेष का जो है हाउस होल्ड का जो है पूरा जो डेटा है वो खुद एक तो जनरेट करना पड़ेगा, बाद में जो एन्यूमरेटर आएगा उसको इसको सौंपना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या है कि जो लिव इन कपल्स है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अगर उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल है तो उनको भी जो है मैरिज कपल मान लिया जाएगा, ऐसा 2027 के सेंसस में बोला गया है। और साथ साथ जो है सेंटर है सेट दैट द कास्ट इन्यूमरेशन, मतलब जो है कास्ट की जो गणना वाली है, जनगणना वाली बात की गई थी, वो प्रथम फेज में नहीं होगा, फर्स्ट फेज में नहीं होगा। वो क्या है कि सेकंड फेज में होगा, जब पॉपुलेशन एन्यूमरेटर जो आएंगे आपके घर पे तब उस बीच में ये एक्सरसाइज की जाएगी। सेंसस को देखा जाए तो ये क्या है कि यूनियन सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे संविधान में जो है जो वर्क है वो 3 पार्ट में बटा हुआ, 3 क्या हम 4 बोलेंगे। एक तो यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट है, फिर रेसिड्यू है। तो जो है सेंसस जो है हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, उसका जो है सीरियल 69 जो है 7th शेड्यूल का, उसके अंतर्गत जो है यूनियन सब्जेक्ट है ये। फेज़ 1 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन जो है हाउसिंग कंडीशन, हाउस होल्ड का डिटेल, अवेलेबिलिटी ऑफ अम्यूनिटीज़, जो मतलब सुविधाएं घर के अंदर अवेलेबल है कि किस तरीके का ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, टॉयलेट्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल जैसे कुकिंग फ्यूल में आप क्या यूज करते हैं, गैस है कि कोयला है कि मतलब जो है क्रूड कुछ चीज़ें यूज करते हैं फ्यूलिंग के लिए, फिर इंटरनेट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जो है कि जनरल काउंटिंग की जाएगी, डिटेल्स लिया जाएगा। एंड पोसेसन ऑफ एसेट, और कुछ एसेट्स आप पोसेस करते हैं जैसे कि रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब की भी जो है डेटा जो है लिया जाएगा। बाय द हाउस होल्ड इज़ कलेक्टेड, और हाउस होल्ड के थ्रू ये कलेक्ट किया जाएगा। फेज़ 2 की जब बात की जाए तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन तो होगा ही, फरवरी 2027 से ये चालू होगा और पूरे इंडिया के सभी पार्ट में होगा, एक्सेप्ट कहाँ पे है, एक तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे, और जो स्नो बाउंड एरिया है खास करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, जिसका जो है सेंसस जो सेकंड फेज़ का होगा वो सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा। वो मतलब जो है पहले ही हो जाना चाहिए। और सेकेंड फेज़ का बात किया जाए तो डिटेल रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर नेम, से एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन एंड फर्टिलिटी डिटेल, मतलब जो है अगर वुमेन है तो कितने बच्चे हैं, ये सब जो है वो सब जो है कलेक्ट किया जाएगा। सिग्निफिकेंट शिफ्ट कहाँ से है, 2011 का जो सेंसस था और 2027 के सेंसस में क्या है कि 2027 वाला जो है सेल्फ एन्यूमरेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही जो है फर्स्ट टाइम कोई हाउस होल्ड लॉगिन करेगा गवर्नमेंट के पोर्टल पर, तो उस ऐप पर जैसे ही वो अपना डिटेल्स वगैरह फिल करेगा तो एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान ही जो है एक सेल्फ यूनिक आईडी जनरेट होगा। जब सेकंड फेज जब इसका होगा, जब पॉपुलेशन सेंसस एन्यूमरेटर जब आएंगे उसके पास, तो ये आईडी जो है उनको शो करना पड़ेगा जो सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान जो जनरेट हुआ था, और उसके हिसाब से फिर आगे की काउंटिंग इसमें बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस से रिलेटेड। अभी क्या है कि INS अरिंधम जो है उसको कमीशन किया गया है 2026 में। ये वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, बिलीव टू बी 8th, मतलब जो है 8th एक साथ जो है, जैसे कि एग्जांपल दिया जाए 8 मिसाइल जो है एक साथ जो है इसमें लॉन्च किया जा सकते हैं। मोर एडवांस रिएक्टर इसमें किया गया है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर के थ्रू जो है ये चलेगा। तो इसमें जो है एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि अब समझा जा सकता है कि अपग्रेडेड वर्जन ओवर द वन दैट पावर बाय इट्स प्रीडिसर, मतलब इसके पहले के जो INS थे, जैसे अरिहंत था उसमें तो अरिघाट था, उससे जो है एडवांस वर्जन का जो है न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी इसमें है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि 7000 टन तक का जो है ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, कैपेबल है। इसके पहले अगर देखा जाए तो INS अरिहंत था जिसका कमीशनिंग 2016 में किया गया था। फायर पावर क्या था इसका, K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम जो है इसके आधार पे था, और ओवर 700 किलोमीटर रेंज इसका था। वर्टिकल लॉन्च ट्यूब इसमें 4 थे, जहाँ INS अरिदमन में क्या है 8 है, इसमें क्या कितने थे 4 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 6000 टन तक का डिस्प्लेसमेंट था इसमें, और पावर्ड बाय कितना 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यूज किया जा रहा था।
INS अरिघात, इसको 2024 में जो है कमीशनिंग किया गया था। सिमिलर जो है पावर के टर्म्स में जो है इसके पहले वाला जो अरिहंत था उसके सिमिलर टर्म्स ऑफ पावर था, लॉन्च टिप और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसका 6 था, लॉन्च भी उसका जो है वर्टिकल लॉन्च भी 4 था, और साथ साथ जो है पावर जो कैपेसिटी न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर पावर जो था वो भी सेम था। बट एडवांसमेंट क्या था इसमें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देन अरिहंत, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अरिहंत से ज़्यादा था। और इसको ऐसा माना जाता है कि सपोर्ट करता है K4 मिसाइल सिस्टम विथ 3500 किलोमीटर रेंज इन एडिशन टू द K15। तो जो K15 सागरिका जो था अरिहंत में जो यूज कर रहा था उसके एडिशनल में जो है इसका रेंज था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अरिंदम जो है इन दोनों से जो है ज़्यादा जो है पावरफुल, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड है। लेकिन अब इंडिया में क्या है कि 3 जो है सबमरीन क्लास न्यूक्लियर फ्यूल्ड के आधार पे जो है हमारे सबमरीन हो चुके हैं, INS अरिहंत, अरिंदम और अरिघाट। फायर पावर को देखा जाए तो K4 मिसाइल सिस्टम का जो है 3500 तक का किलोमीटर का रेंज होता है। इन एडिशन टू दिस, और K15 जो है मिसाइल जो सिस्टम है वो हमारा अरिघात वाला है। जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है SSN जो है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, ये जो है नॉर्मली जो है कन्वेंशनल वेपन्स वगैरह होते हैं उसको कैरी करता है। दूसरा जो है SSGN जो शिप सबमर्सिबल गाइडेड न्यूक्लियर, ये जो है कैरी करता है गाइडेड मिसाइल विथ कन्वेंशनल वारहेड। तो जो कन्वेंशनल जो है पुराने वारहेड सिस्टम होते थे उसी को ये कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे क्या गाइडेड होता है। गाइडेड मतलब जो है दिशा निर्देश मिसाइल को दे देंगे तो उस डायरेक्शन में ही वो जाएगा। तीसरा जो है हमारा जो है एडवांस जो कि अरिदमन है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर SSBN, ये जो है कैपेबल है ऑफ कैरिंग बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये हुआ कि मतलब ये अगर हमारा शिप है तो यहाँ से जो है मिसाइल अगर कोई आ रहा है तो उसको जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाएगा तो उस वारहेड को जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद भी जो है वो दूसरे इनेमी एरिया में जाकर के डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब उसके वारहेड को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर आगे जाकर के ये डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टिंग मिसाइल। तो दैट में बी न्यूक्लियर आर्म्ड, और यहाँ तक न्यूक्लियर आर्म भी हो सकता है, टाइपिकली लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है ये अभी हमारा जो है सबमरीन सिस्टम जो है INS अरिदमन जो है वो कमीशनिंग किया गया है। 3 अप्रैल को इसको कमीशनिंग किया गया था, इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट कर लिया गया है। अब इंडिया जो है 3rd न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है हम इंडिया में चालू कर लिया गया है। तो ऐसा जो है इंडिया जो है गिने चुने जो देश हैं उनकी कैटेगरी में आ गया है जिनके पास जो है ट्रायड जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब जो है ज़मीन से, हवा से और सी से, तीनों जगह, एयर, लैंड और सी, ये तीनों जगह से जो है न्यूक्लियर वेपन जो है वारहेड वगैरह में है लॉन्च करने के लिए कैपेबल है। ऐसा जो है न्यूक्लियर ट्रायड कहाँ कहाँ पे है, US में है, रसिया में है, चाइना में है, फ्रांस में है, अब जो है इंडिया भी है इसमें शामिल हो गया। तो ये इससे रिलेटेड हमारा जो है डिस्कशन हुआ। इंडिया में जो है और इसको जो है डेवलप किया गया है जो है इंडियन नेवी के 16 कन्वेंशनल सबमरीन इन सर्विस जो है, इसके अलावा जो है अभी सर्विस में है। ये हमारा जो है अरिदमन जो है इसको डेवलप किया गया है मजडॉक के, मतलब जो इंडिया से मजडॉक यार्ड जो है उसके पार्टनरशिप विद द फ्रांस नेवल ग्रुप के साथ जो है इसको पार्टनरशिप के रूप में जो है डेवलप किया गया है। इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ये जो है कमिटमेंट करता है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज पहले नहीं करेगा। इसका एक्चुअल पर्पज़ क्या है, डिटरेंस और रिटेलिएशन। डिटरेंस इन द सेंस कि मतलब हमारे पास वेपन है तो कोई देश दूसरा हम पे अटैक करने के लिए सोचेगा कि भाई इसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो इस पर जो है अगर हम अटैक करते हैं, युद्ध होता है तो न्यूक्लियर वार होने की संभावना है। दूसरा रिटेलिएशन क्या है कि हमारे पास पर्याप्त ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे और बाद में जो अटैक हम करेंगे रिटेलिएशन में वो जो है वो काफ़ी भयावह, काफ़ी डरावना भी। नेक्स्ट है INS तारागिरी। ये जो है 4th पोटेंशियल जो है प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब जो है जो हमारा वारशिप वगैरह होता है, सबमरीन्स वगैरह होता है, एक तरीके से जो चलता फिरता जो है समुद्र के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है। तो वही एक तरीके से ये 4th पोटेंट प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो है डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट 17A मतलब इसके पहले जो है प्रोजेक्ट 17 चल रहा था, तो इसका कोड नेम प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको डेवलप किया गया है। इसको कमीशनिंग किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 3 अप्रैल 2026 को। कोड नेम 17-8 के तहत जो है इसको बनाया गया है और इसके अंतर ये जो है फॉलोअप जो है वेसल है जो कि शिवालिक क्लास की हुआ करती थी, प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट। फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि जो मेन शिप होती है उसके साथ साथ जो है ऑक्सिलरी शिप जो है चलती हैं प्रोटेक्शन के लिए, कवरिंग के लिए, तो उसको फ्रिगेट शिप बोलते हैं। तो उसके ये जो है शिप अभी सर्विस में है। इसको बिल्ड किया गया है मजडॉक जो है शिप बिल्डर के द्वारा।
ये जो है अपना INS तारागिरी जो है 6670 टन मतलब 6670 टन का जो वारशिप जो है वो लेकर के एडवांस डिजाइन एलिमेंट इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन फॉर द स्टील्थ ऑपरेशन एंड इनहेंस सर्वेबिलिटी ऑन ए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। मतलब जैसे जो है वारहेड हमारा जो होता है, जो शिप वगैरह होता है, वो दुश्मन के रडार से डिटेक्ट ना हो पाए, तो उससे संबंधित जो है एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी वगैरह जो है इंड्यूस किया जाता है, जिसके चलते जो है स्टील्थ ऑपरेशन जो है, मतलब जो चुपके से जो कोई ऑपरेशन होने वाला हो, अंडरग्राउंड कुछ ऑपरेशन होने वाला हो, वो जो है उसको जो है अंजाम दिया जा सकता है। इससे जो है इनहेंस सर्वाइवेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो रडार से भी बचने के लिए जो है इसमें कुछ न कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी जो है एडवांस जो है इसमें ऐड की गई है। ये जो शिप है INS तारागिरी, इसमें जो है ये फिटेड विथ सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, मतलब सरफेस से सरफेस पे जाने वाला जो मिसाइल सिस्टम इसमें अटैच है, जो कि सुपरसोनिक है, मतलब आवाज़ की स्पीड से भी तेज़ स्पीड से जाने वाला मिसाइल सिस्टम जो है सरफेस टू सरफेस भी अटैच है। दूसरा क्या है कि मीडियम रेंज का जो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसमें अटैच है। इसके अलावा 76 मिलीमीटर का जो है अपग्रेडेड गन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रैपिड फायर क्लोज वेपन सिस्टम जो है इसमें अटैच है। इसके साथ जो फ्रिगेट इज इक्विप्ड विद द मॉडर्न वेपनरी एंड सिस्टम, तो फ्रिगेट भी इसके साथ इक्विप्ड है विथ वेपनरी एंड सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम जो है, जिसमें कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, राडार और सोलर टेक्नोलॉजी भी इसके साथ अटैच है, और इज कैपेबल ऑफ हाई स्पीड ट्रांजिस्ट एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट एंड मल्टी रोल ऑपरेशन रेंजिंग फ्रॉम कॉम्बैट टू ह्यूमैनिटेरियन मिशन। मतलब जो है कॉम्बैट मतलब मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन मिशन भी अगर करना होगा तो ये सब चीज़ें जो है इसके साथ अटैच है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान में जो है यूनाइटेड नेशन का जो है पीस कीपिंग मिशन जो है इंडिया के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया था, उसको यूनाइटेड नेशन ने लाउड किया है, उसको जो है एक तरीके से प्रेज़ किया है, तारीफ़ की है उसका, कि इंडियन का जो पीस कीपर है साउथ सूडान में जो है जो कार्य कर रहा है री ओपनिंग इन क्रिटिकल सप्लाई रूट, जो कि फ्लड के साथ अफेक्टेड हो गया था लास्ट ईयर, तो जो की सप्लाई रूट वगैरह जो डैमेज हो गया था उसको ओपन करने में इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेस वगैरह है वो सही तरीके से काम कर रही हैं और एक वाइटल रोल प्ले कर रही हैं सपोर्टिंग स्टेबिलिटी एंड इनेबलिंग असिस्टेंस टू द वल्नरेबल सिविलियंस। तो सिविलियंस जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके हेल्प करने के लिए जो वाइटल रोल इंडिया की जो है पीस कीपिंग जो फोर्सेस है प्रोवाइड कर रही हैं, उसको जो है अप्रिसिएशन यहाँ पर मिला है। तो यूनाइटेड नेशन मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2011 जुलाई में जो लॉन्च किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि टू कंसोलिडेशन पीस एंड सिक्योरिटी एंड हेल्प इस्टेब्लिशिंग कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट इन देन न्यूली बॉर्न साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है सूडान से जो है सेपरेट होकर के 2011 में एग्जिस्टेंस में आया, तो उसके जो है पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था, उसके अंतर्गत जो है ये मिशन चल रहा है। इंडिया जो है ऑन जनवरी 2026 जो है इंडिया जो है टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, जो ये मिशन चल रहा है साउथ सूडान में, इसमें इंडिया जो है टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। इसके 1779 पर्सनल जो है इंडिया के इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। सूडान जो है अगर अफ्रीका का देखा जाए तो 2011 से पहले अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, और अफ्रीका के जितने भी देश हैं उसमें जो है इंडिपेंडेंट पाने वाला ये सबसे एक तरीके से पहला देश था, कॉलोनियल रूल से जो फ्री हुआ था। इसने जो है बांडोंग कॉन्फ्रेंस 1955 में जो हुआ था उसमें यह है लैंडमार्क जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें 29 एशिया के देश और अफ्रीकन नेशन जो है इसमें शामिल थे इंक्लूडिंग इंडिया। उसी के बाद जो है नाम जो समिट है वो नाम एग्जिस्टेंस में आया, जिसका जो है पायनियर लीडर जो है इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अफ्रीका से का जो साउथ सूडान जब इससे अलग हुआ तो उस समय वो नंबर 1 लार्जेस्ट कंट्री हुआ करता था अफ्रीका का। अभी जो है अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट हमारा चालू हो गया। इसमें क्या है कि गंगेटिक सॉफ्ट सेल टर्टल कंडीशन क्या है कि ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति जो है एक गंगेटिक सॉफ्ट सेल टर्टल लेकर के घूम रहा था, उसके अंतर्गत जो है 16 टर्टल को जो है रिकवर किया गया है। ये जो इंडियन सॉफ्ट सेल गंगेटिक टर्टल जो होते हैं ये अंडर द हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके अंतर्गत जो है शेड्यूल 1 में मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिला हुआ है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। इनको क्लासिफाई किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट जो होता है थ्रेटन स्पीसीज का। तो डिस्कशन होगा कि गंगेटिक सॉफ्ट सेल टर्टल ग्रेटर नोएडा में पाया गया। ये जो सॉफ्ट सेल है शेड्यूल 1 क्लास का एनिमल है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडेंजर कैटेगरी में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आर्टेमिस मिशन 2 जो है वो लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2026 को नासा के द्वारा। ये जो है 4 क्रू मेंबर को लेकर के जो है जो मून का जो साइड लाइन्स है मतलब नेबरहुड है वहाँ पर जा कर के ये लैंड करेगा, राउंड मारेगा और वहाँ से जो है ये वापस आ जाएगा।
और ये जो है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ह्यूमन, मतलब जो है ह्यूमन बींग जो है नासा के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, जो मिशन अपोलो 1972 में, उसके बाद जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है सेकंड मिशन है, जो कि मून्स के नेबरहुड में जाकर के स्टेब्लिश होगा। इट वॉज लॉन्च थ्रू द स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है इसका रॉकेट रहेगा ऑन द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है दो मैकेनिज्म ऐसा है जिसके थ्रू जो है आर्टेमिस 2 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट और ये रॉकेट है, ये दोनों जो है रिलेटिवली न्यू है। इसके पहले जो है आर्टेमिस 1 जो है मिशन 2022 में जो लॉन्च किया गया था वो अनक्रूव्ड था, मतलब उसमें कोई ह्यूमन बींग नहीं था। लेकिन जो ये पाथ पे हमारा आर्टेमिस 2 गया है, सेम उसी पाथ को जो है लगभग इसने फॉलोअप किया है आर्टेमिस 2 ने। आर्टेमिस 2 का जो मिशन है वो 10 दिनों का मिशन है। एम इसका ये है कि ये सिस्टम को टेस्ट करेगा फॉर द फ्यूचर मिशन टू द मून। जो मतलब फ्यूचर में कोई मून का मिशन होगा जिसमें क्रू मेंबर जाके लैंड करेंगे, जो कि 2028 में जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो उसका एक तरीके से ये टेस्टिंग के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। क्रू मेंबर के बारे में ऐसा बहुत कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली एक जेंडर की बात अगर की जाए तो क्रिस्टियाना कोच जो है, जो कि फर्स्ट वुमेन जो है ट्रेवल की है मून की विसिनिटी में। फिर पायलट जो है विक्टर ग्लोवर जो है वो फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट है जो कि लूनर मिशन पे सेंड किए गए हैं। और तीसरा जो है जेरी हैंसन जो है वो फर्स्ट नॉन यूएस सिटीजन है जिनको जो है लूनर मिशन पे सेंड किया गया है। ही मेक्स हिज फर्स्ट स्पेस फ्लाइट। तो ये मतलब जो है इसके क्रू मेंबर हैं, 4 क्रू मेंबर थे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कवच से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज कमीशन कवच एन इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन, जैसे कि 2 ट्रेन आपस में अगर टकराने का किसी कारण से कंडीशन आ जाता है ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ जो लोको पायलट्स होते हैं, सिग्नल का फेलियर हो जाता है, तो जो आपस में जो कोलाइड्स होता था ट्रेनों को, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है ये कवच। इसको जो है बड़ौदा नागड़ा सेक्शन दिल्ली मुंबई रूट पर जो है इसको कमीशन किया गया था। कवच जो है वो रेल ऑपरेशन को सेफर बनाता है बाई अप्लाइंग ब्रेक्स इन ट्रेन इन क्रिटिकल सिचुएशन। जैसे जो क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक अप्लाई हो जाता है। और ये ब्रेक अप्लाई का जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली क्या है, सिग्नल पासिंग ए डेंजर, अगर सिग्नल डेंजर स्टेट में पास हो जाता है और हेड ऑन हेड चाहे रियर ऑन रियर इन जो कलिजन होता है उसको ये अवॉइड करता है। हेड ऑन हेड का मतलब जो है ये ट्रेन का ये इंजन वाला फेस है और दूसरी ट्रेन का इंजन वाला फेस है, तो ये दोनों का टकराव, या एक ट्रेन का ये बैक वाला एरिया है, रियर एरिया है, और दूसरे ट्रेन का इंजन वाला एरिया है, तो ये दोनों का टकराव ये हर तरीके से जो है आगे फ्रंट में कोलिजन हो चाहे बैक में कोलिजन हो, उसको ये एक तरीके से अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम का कार्य करने के रूप में है। इस टेक्नोलॉजी का फीचर ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस जो है वो RFID जिसको बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है उसके तहत पे जो है वो कार्य करता है पोजीशन एट द स्टेशन ट्रेन एंड ट्रैक पे। और किसी कारण से जो है लोको पायलट और चाहे रेड सिग्नल वगैरह फेलियर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है वो पर्सन इन द न्यूज हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या है, समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने 2027 का इलेक्शन कैंपेन जो है उत्तर प्रदेश के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज से स्टार्ट किया है। ये मिहिर भोज जो डिग्री कॉलेज है ये कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड नियर स्टेचू ऑफ 9th सेंचुरी रूलर मिहिर भोज एट दादरी। तो दादरी से इन्होंने अपना जो है चालू किया, जहाँ पर मिहिर भोज का जो है स्टेचू स्थित है मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में। मिहिर भोज जो है 19th सेंचुरी के रूलर हुआ करते थे, गुर्जर परिहार डायनेस्टिक हुआ करती थी उसके। ये जो सक्सीडेड है राम भद्र इन अर्ली मेडिवल नॉर्थ इंडिया। तो अर्ली मेडिवल पीरियड का जो हुआ करता था तो उनके मिहिर भोज के बाद जो है वो अर्लियर मेडिवल पीरियड में जो है राम भद्रा जो आए थे। ही इज़ नोन फॉर हिज डिवोशन टू द लॉर्ड विष्णु। ये लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे एंड हिज एम्पायर इज बिलीव टू हैव स्पॉन फ्रॉम द हिमालय टू द नर्मदा रिवर। तो हिमालय से लेकर के नर्मदा रिवर तक इनका जो है एम्पायर जो एक्सपांडेड था फ्रॉम द सतलुज रिवर टू द बंगाल। सिग्निफिकेंटली कन्नौज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाज वंस ऑफ द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। तो मिहिर भोज की जो किंगडम था उसका कैपिटल क्या था, कन्नौज। नेक्स्ट है सम्राट संप्रति। ये जो है ऑन द ओकेशन ऑफ महावीर जयंती, 31 मार्च को महावीर जयंती जब मनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सम्राट संप्रति म्यूजियम कोबा गांधीनगर में। ये जो म्यूजियम है वो डेडिकेट करता है जैन की हिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ सम्राट संप्रति को, जो कि ग्रैंडसन थे, जो मौर्यन किंग थे अशोका, उसके ये ग्रैंडसन थे। संप्रति के बारे में ये बोला जाता है कि ये कुणाल जो थे उनके पुत्र थे, जो कुणाल थे वो अशोका के पुत्र थे। संप्रति इज बिलीव टू हैव reigned बिटवीन 2030 से लेकर के 2020 BC तक। मतलब जो है 10 साल का जो कार्यकाल था उनका जो है किंगडम चल रहा था, उनका राजवाड़ा चल रहा था।
कुछ ट्रेडिशन में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि संप्रति जो थे वो बाई बर्थ जो है जैन धर्म को अपनाए हुए थे, लेकिन जो है मोस्ट अकाउंट्स एम्फेसिस मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि वो शुरू में बाई बर्थ जैन नहीं थे, वो बाद में कन्वर्ट हुए अंडर द जैन मॉन्क हुआ करते थे सुहास्तिन, जो कि जो है 8th लीडर ऑफ द जैन कांग्रेगेशन थे, जो उसको इस्टेब्लिश किया गया था महावीर जैन के द्वारा। तो जो कि मतलब जो है सुहास्तिन से मिले थे संप्रति कहाँ, उज्जैन में, और वहाँ पर जो है वो जैन धर्म को अपना लिए कन्वर्ट हो गया। और उनके कन्वर्जन के बाद क्या हुआ कि संप्रति इज क्रेडिटेड विद द एक्टिवली प्रमोटिंग जैन में कन्वर्ट होने के बाद जो है एक्टिवली जैन धर्म को प्रमोट कर रहे थे अक्रॉस द सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड, मतलब इंडियन सब कंटिनेंट और उसके बाहर भी जो है जैन धर्म को उन्होंने प्रमोट किया। फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मॉन्क इनटू द डिस्टेंट रीजन, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिनोवेटिंग थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल, स्टेब्लिशिंग वास्ट नंबर ऑफ द आइकन, मतलब जो है लार्ज अमाउंट में जो है टेम्पल वगैरह बनाए, कंस्ट्रक्शन किए और जो है आइकॉन्स वगैरह डेवलप किए, मॉन्क को दूर तक भेजे प्रचार प्रसार के लिए जैन धर्म के लिए। तो ये वह संप्रति से संबंधित हमारा डिस्कशन कि किस तरीके से जो है उनको मतलब जो है रिकॉग्नाइज करके प्रधानमंत्री ने उनसे रिलेटेड जो है एक म्यूजियम कोबा गांधीनगर में जो है इनॉग्रेट किया है। महावीर जैन के बारे में भी देख लिया जाए कि इनके बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है। तो महावीर जैन जो है उनको लॉर्ड के रूप में जो है माना जाता है जैन धर्म के द्वारा, और एक इंडियन मॉन्क थे जो कि किंग सिद्धार्थ एंड क्वीन त्रिशाला ऑफ कुंदलग्राम बिहार में जो है 540 BC में जन्म लिए। किसके पुत्र थे वो? सिद्धार्थ और क्वीन त्रिशाला जो है कुंडलग्राम बिहार में स्थित है, उसमें जन्म लिए। उनकी माता जो त्रिशाला थी वो लिच्छवी जो चीफ थे चेतक, उनकी बहन थी। और ही रिनाउंस हिज क्राउन एंड स्पेंड 12 ईयर इन ए एस्थेटिक वे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वर्ल्डली प्लीजर एट द एज ऑफ 30, मतलब 30 साल की एज में जो है वो अपना घर छोड़ करके एक सात्विक जीवन जीते हुए तपस्या करते हुए 12 सालों तक जो है वो मतलब एकलव्य हो गए। एकलव्य इन द सेंस जो है वो ज्ञान को प्राप्त किए। महावीर स्पेंड 30 ईयर मतलब 30 साल तक वो ट्रेवल करते रहे गए अक्रॉस द इंडिया, और वो जो है जैन की जो फिलोसफी है जिसको इन्होंने खुद जो है सृजन किया था, उसमें अहिंसा जिसको बोला जाए नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है वो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया इस फिलोसफी के थ्रू, विच लेटर बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैन धर्म, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जैन धर्म का ये बन गया। नेक्स्ट है देनिस मंतूरो जो है रसिया के फर्स्ट जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जो कि इंडिया के विजिट पे आए थे 2 से 3 अप्रैल 2026 के बीच में। और इनके आने के बाद जो है इनके और इंडिया के बीच में जो है 5 बैच ऑफ S-400 जो डिफेंस सिस्टम है रसिया के द्वारा इंडिया को सप्लाई किया जाता है, उसका जो है प्रोक्यूरमेंट हुआ, उससे संबंधित जो है डील हुआ, अब सप्लाई होगा। नेक्स्ट है मिन ऑन्ग हेलियांग, जो कि जो है चीफ है जनता जो गवर्नमेंट है म्यांमार की। जनता गवर्नमेंट कौन है? जो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है म्यांमार की, उसको हम जनता गवर्नमेंट बोलते हैं। तो उसके जो चीफ हैं मिन ऑन्ग हेलियांग जो है फिर से उनको प्रेसिडेंट जो है मिल गया है 3 अप्रैल को, आफ्टर ए पार्लियामेंट्री वोट फॉर्मलाइजिंग हिज रोल एज ए सिविलियन लीडर। अब जो है वो सिविलियन लीडर के रूप में फॉर्मलाइज हो गया है, मतलब मिलिट्री रूल से वो सिविलियन रूलर जो है बन गए हैं। ही हैड बीन द मिलिट्री चीफ सिंस 2011, 2011 से वो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। और 2021 में जो है उन्होंने टॉपल्ड किया है, मतलब जो है आंग सांग सू की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी उसको जो उन्होंने हटा करके जो है अपना गद्दी संभाल लिया, जिसके चलते नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब रिजल्ट ऐसा नहीं आया। इनके ऊपर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है केस है, अरेस्ट वारंट है इनके अगेंस्ट में, क्योंकि इन्होंने जो है जो प्रोसिक्यूशन किया था जो माइनॉरिटी मुस्लिम है रोहिंग्या है उसका जो प्रोसिक्यूशन किया था, जिसमें मिलियंस ऑफ द एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो राखिन स्टेट जो कि म्यांमार में स्थित है वहाँ से भाग करके इंडिया बांग्लादेश में सेटल हुए हैं, और इसके चलते इंडिया में भी जो है इसके लेकर के हमेशा विवाद चलता रहता है। कुछ प्लेसेस जो है न्यूज़ में उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो है पहला जो है स्नेक आइलैंड जो है वो यूक्रेन के द्वारा जो है वो रखा हुआ एक आइलैंड है, जिसको जो है रसिया इन्वेशन के थ्रू जो है अभी जो युद्ध चल रहा है 4 साल तक का, वो रसिया 2022 फरवरी में जो है कैप्चर कर लिया था। बाद में इसको अबेंडन कर दिया है 2022 में, फिर इसको छोड़ दिया। उसी तरीके से जो है जिम्निया आइलैंड जो है वो भी एक सेप में आइलैंड ऐसा बोला जाता है, एक छोटा सा विलेज हुआ करता था ब्लैक सी के पास, वो भी अभी यूक्रेन का पार्ट है, उस पर भी जो है रसिया ने नज़र लगाया था। बात यह है कि इसका डिस्कशन का ये मतलब है कि जो खर्ग आइलैंड है ईरान में, उसको डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि उसको मैं कैप्चर कर लूँगा। तो ये बताया जा रहा है कि जिस आइलैंड को आदमी ये सोच रहा है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैप्चर करने के बाद जैसा कि रसिया ने स्नेक आइलैंड को छोड़ दिया क्योंकि उसका कुछ यूजफुल नहीं था, उसी तरीके से जो हो सकता है खर्ग आइलैंड का भी कुछ यूजफुल ना हो। तो ये स्नेक आइलैंड का डिस्कशन यही है कि ये अभी यूक्रेन का फिर से ही पार्ट हो गया है। ब्लैक सी को देखा जाए, ब्लैक सी क्योंकि ब्लैक सी जो है अभी ईरान का जो लड़ाई चल रहा है कि आसपास, और तुर्की, यूक्रेन, ये सब चीज़ों की लड़ाई चल रही है, तो इसके चलते जो जैसे पर्शियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लैक सी का जो बॉर्डर है वो यूक्रेन टू द नॉर्थ, मतलब ब्लैक सी के नॉर्थ में जो है यूक्रेन है, नॉर्थ वेस्ट में रसिया है और जॉर्जिया है, और ईस्ट में जो है तुर्की है, और टू द साउथ एंड बुल्गारिया एंड रोमानिया टू द वेस्ट।
ये इसका लोकेशन हुआ। इट इज़ लिंक्ड टू द सी ऑफ मरमरा थ्रू द बॉस्फोरस पैसेज एंड देन टू द एजियन थ्रू द दर्दन स्टेट। इसको जब हम मैप में देखेंगे तब हमको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या क्या है। तो बॉस्फोरस स्टेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस स्टेट क्या करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है और सेपरेट किसको करता है, पार्ट ऑफ एशियन तुर्की फ्रॉम द यूरोपियन तुर्की। तो यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की को सेपरेट करता है ब्लैक सी, और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्टेट। और दर्दनेरस जो है एक नैरो स्ट्रेट है, वो नॉर्थ वेस्टर्न तुर्की में है, जो कि लिंक करता है एजियन सी को सी ऑफ मरमरा के साथ। जब ये हम मैप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है अब यहाँ पर क्या है, रेड सी भी आ गया, एक तो पर्शियन गल्फ आ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे क्या करता है, तो ये जो पर्शियन गल्फ है इस गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जो है कनेक्ट करता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिर उसी तरीके से बाबल मंदाब जो है वो किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। तो सेपरेट किसको करता है, तो जिबूटी को येमन के साथ जो है वो सेपरेट करता है। तो जिबूटी कहाँ का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है, और येमन कहाँ है, वो एशिया का पार्ट है। तो ये बाबल मंदाब से संबंधित जो है ये डिस्कशन हुआ कि इसका लोकेशन से संबंधित। नेक्स्ट है बिहार का बलिराजगढ़। इससे संबंधित क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जिसको बोलते हैं, बिगन एक्सकेवेशन एट द बिहार हिस्टोरिकल बालिराजगढ़ साइट विच इज बिलीव टू बी द गेट वे ऑफ द एंसेंट मिथिला। तो एंसेंट मिथिला की तरफ जाने के लिए जो गेटवे था वो बलिराजगढ़ साइट जो है उससे होकर के जाता था। तो बलिराजगढ़ जो साइट है उसका लोकेशन है कि बाबू बरही ब्लॉक जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसका होल्ड ग्रेटेस्ट माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विथ लोकल फोल्कर आइडेंटिफाई इट एज ए कैपिटल ऑफ लेजेंडरी किंग बली। तो जो किंग ऐसा जो है वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि जो लेजेंडरी किंग बली हुआ करते थे उनका कैपिटल हुआ करता था ये जो बाबू बरही ब्लॉक जो है, जो कि बलिराजगढ़ जो है वहाँ पे स्थित है, तो ये उसका कैपिटल हुआ करता था। सम स्कॉलर ये भी बोलते हैं कि साइट सर्व एज ए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ द एंशिएंट विदेह किंगडम। विदेह किंगडम का जो है मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हब हुआ करता था। विदेह किंगडम जो कि पार्ट है 16 महाजनपद हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में जैन धर्म में और बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर है उसमें भी इसका मेंशन है महाजनपद का, उसके अंतर्गत जो है विदेह किंगडम का पार्ट हुआ करता था। ये ऐसा स्कॉलर सब बोल रहे हैं। नेक्स्ट है जवाई लेओपार्ड रिजर्व संबंधित। अभी क्या राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है नाइट सफारी बंद कर दिया है जवाई लेओपार्ड रिजर्व, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। देयर आर 9 स्पीसीज ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड की 9 स्पीसीज है जो कि बोथ एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेपर्ड जिसको द स्मॉलेस्ट बिग कैट है, बिग कैट की कैटेगरी में जब जो 7 बिग कैट्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी यही है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू अडाप्ट टू अ वैरायटी ऑफ सेटिंग। तो वैरायटी ऑफ क्लाइमेट चेंज वगैरह क्लाइमेट्स होते हैं, उसकी सेटिंग्स होती हैं, वेदर होते हैं, उसको अडाप्ट करने में जो है जितने भी बिग कैट्स हैं उसमें लेपर्ड का जो है एबिलिटी ज़्यादा है। दिस स्पीसीज नॉक्चुरल मैमल, और ये एक रात में भ्रमण करने वाला जो है मैमल है। दे कैन हंट एट नाइट, और रात में जो है ये शिकार करता है। इंडिया में अगर लेपर्ड का स्टेटस दिखाया गया है 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो देयर आर 13,784 लेपर्ड इंडिया में है, और इन इंडिया 2022 कंपेयर टू द 12,852 इन 2018। तो 2018 में जो है 12,852 हुआ करते थे, अभी जो है 2022 में 13,784 लेपर्ड है। तो ये हमने डिस्कशन किया पिछले वीक का, जो कि 5 अप्रैल तक का हमारा जो है करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन में दिया हुआ है, उसके करंट अफेयर टॉपिक से मैंने डिस्कशन किया। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, किसी न किसी रूप में ये आपके एग्जामिनेशन कंपटीशन में भी हेल्प कर रहा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।